बीएससी पार्ट फर्स्ट केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम पढ़ रहे थे सक्रिय ऊर्जा, वो हमारी कंप्लीट हो गई थी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एल्केन के हेलोजनीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। अब एल्केन के हेलोजनीकरण को प्रभावित करने वाले कारकों में दो कारक है स्टूडेंट्स। कितने कारक हैं? दो कारक हैं। तो फर्स्ट तो है अपना अभिविन्यास कारक, अभिविन्यास कारक, और दूसरा जो कारक है स्टूडेंट्स वो है ऊर्जा कारक, ऊर्जा कारक। दो कारक हैं, अभिविन्यास कारक और ऊर्जा कारक। तो स्टूडेंट देखो अभिविन्यास कारक देखो क्या होता है। सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं अभिविन्यास। एल्केन में हेलोजनीकरण के दौरान अभिकारक अणुओं का अभिविन्यास इस प्रकार से होना चाहिए कि उनके मध्य अधिकतम टकरें हों, और अधिकतम टकरें होंगी तो उसमें जो रिएक्टिव मॉलिक्यूल है उनकी संख्या ज्यादा होगी। आप लोगों को एक बात ध्यान में रखनी है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर यदि अभिकारकों का जो अभिविन्यास प्रॉपर ढंग से होगा, प्रॉपर तरीके से होगा, तो उनके मध्य जो टकरें होंगे, कोलिजन होंगे, वो कोलिजन ज्यादा प्रभावी होंगे, इफेक्टेड कोलिजन होंगे। और इफेक्टिव कोलिजन होने की वजह से उनके जो रिएक्टिव मॉलिक्यूल हैं या जो एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल हैं उनकी संख्या बढ़ जाएगी, और उनकी संख्या बढ़ जाएगी तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा। तो इसी प्रकार इसमें एल्केन के अभिविन्यास में जो एल्किल मुक्त मूलक और जो हेलाइड मुक्त मूलक, उनका अभिविन्यास इस प्रकार से होना चाहिए कि उनके मध्य प्रॉपर टकरें हों, और प्रॉपर टकरें होंगे तो उनका प्रोडक्ट अधिक मात्रा में बनेगा। देखना भी, सपोज दैट ये Cl रेडिकल है, ठीक है, इसको मैं Cl रेडिकल बोल देता हूं, प्लस यहां मैं लिख देता हूं CH3H, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, ठीक है भाई। आप इसको Cl रेडिकल यहां लिख सकते हैं, और ये लिख देते हैं CH3H, और यहां लिख देता हूं P। एक तो ये कंडीशन होगी। दूसरी कंडीशन देखें स्टूडेंट्स, इसको मैं ऐसे लिख दूं और इसको मैं ऐसे लिख दूं, तो ये तो आपके पास Cl रेडिकल और ये आपके पास CH3H, इन दोनों की रिएक्शन करवाएं और प्रोडक्ट बने। अब आपको ये देखना है इन दोनों में प्रॉपर ओरिएंटेशन किसका है। प्रॉपर ओरिएंटेशन स्टूडेंट्स इस टाइप का, इसको अपन A टाइप बोल देते हैं और इसको अपन B टाइप बोल देते हैं। A टाइप का प्रॉपर ओरिएंटेशन है। A टाइप का प्रॉपर ओरिएंटेशन इस प्रकार से है क्योंकि इनमें जो टकरें होंगी वो प्रभावी होंगी, यहां से प्रभावी टकरें होंगी, और प्रभावी टकरें होंगी तो इसका मतलब प्रोडक्ट कंप्लीटली इसमें एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल में जाके 100% प्रोडक्ट मिल जाएगा। बट इसमें तो इतना ही टकराएगा, जो पीछे वाला पोर्शन है वो नहीं टकरा पाएगा, इसलिए इसमें प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं है और प्रोडक्ट कम मात्रा में बनेगा, और रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी? कम होगी। इसकी रेट ऑफ रिएक्शन लो, और इसमें क्या लिखेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन यहां लिखेंगे फास्ट। क्या लिखेंगे? फास्ट। समझ पा रहे स्टूडेंट्स? तो आपको ये ध्यान रखना है, जिन अभिक्रियाओं में अभिकारक अणुओं के मध्य प्रॉपर ओरिएंटेशन होता है या प्रॉपर अभिविन्यास होता है, तो उनके मध्य प्रॉपर टकरें होंगी, प्रॉपर कोलिजन होंगी, और प्रॉपर कोलिजन होंगी तो इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये पहला फैक्टर था। दूसरा देखो एनर्जी फैक्टर। दूसरा क्या है? एनर्जी फैक्टर। तो इसमें देखो अभिकारक अणुओं में एनर्जी का बहुत ज्यादा रोल होता है। एनर्जी फैक्टर को अपन देखेंगे, जैसे आप लोगों ने ये बात पढ़ी होगी काइनेटिक्स में, कभी केमिकल काइनेटिक्स में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में, जैसे कोई रासायनिक अभिक्रिया A+B और नॉर्मल टेम्परेचर से गुजर रही है और P बना रही है। यहाँ पर टेम्परेचर की वैल्यू, रूम टेम्परेचर है 298 केल्विन। आपने ये बात पढ़ी है अच्छी तरह 11th-12th में। अब देखो इसको मैं ऐसे लिख दूं A+B, और टेम्परेचर को कितना बढ़ा दूं मैं? टेम्परेचर को बढ़ा दूं मैं 10 डिग्री, 308 केल्विन कर देता हूं। टेम्परेचर कितना कर देता हूं? 308 केल्विन। ये 308 कर दिया तो रेट ऑफ रिएक्शन 2 से 3 टाइम बढ़ जाता है, 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। किसी रिएक्शन में यदि टेम्परेचर के मान को 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दें तो अभिक्रिया का वेग 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। इसका कारण क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ाने पर अभिकारक अणुओं मध्य होने वाली कुल जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ जाती है, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी
तो उनके बीच में टकरों की संख्या बढ़ जाएगी, और टकरों की संख्या बढ़ेगी तो एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल है उसकी मान बढ़ जाएंगे, और एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल बढ़ेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। याद रख लो स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत? तो ये था अपना टेम्परेचर कारक या ऊर्जा कारक। अब मान लीजिए इसको मैं ग्राफ के द्वारा दर्शाऊं, जैसे अपने ग्राफ बनाए, सपोज दैट ये कोई आपके पास कोऑर्डिनेट है, इसके मैं यहां लिखता हूं प्रति सेकंड टकराने वाले अणुओं की संख्या, यहां लिख देते हैं प्रति सेकंड टकराने वाले अणुओं की संख्या, और यहां लिख देता हूं अणुओं की गतिज ऊर्जा, अणुओं की गतिज ऊर्जा, ये लिखते हैं अणुओं की गतिज ऊर्जा। अब इसमें ग्राफ बनाया स्टूडेंट, देखो ये ग्राफ बनाते हैं, इधर ऐसे ग्राफ बनाते हैं। अब देखो इसकी एक्टिवेशन एनर्जी ये होगी, यहां पर लिख देंगे टी टाइम, कौन सा टाइम है? टी टाइम, और ये इसकी एक्टिवेशन एनर्जी है, यहां लिखेंगे एक्टिवेशन ई, ठीक है भाई। अब मान लीजिए सर टेम्परेचर बढ़ा देंगे, तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसका जो ग्राफ है वो इस प्रकार से फ्लैट हो जाएगा, और इसकी एक्टिवेशन एनर्जी होगी। अब की बार एक्टिवेशन एनर्जी देखो ये होगी, आपने 12th में शायद काइनेटिक्स में ग्राफ पढ़ा होगा, ये जो वक्र है ये थोड़ा फ्लैट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? फ्लैट, इसको लिखो ऐसे हो जाएगा। और अब की बार अणु जो संख्या है उसको लिखेंगे ई ए सेकेंड, और इसको लिखेंगे ई ए फर्स्ट। तो आपको देखना एक्टिवेशन एनर्जी है, जो एक्टिव मॉलिक्यूल है उसकी संख्या क्या हो गई? डबल हो गई। एक्टिव मॉलिक्यूल डबल हो गई तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गया। तो यहां लिखेंगे T प्लस 10 डिग्री सेंटीग्रेड, क्या लिखेंगे? T प्लस 10 डिग्री सेंटीग्रेड टाइम पर, रख लो याद में। तो जैसे जैसे अपन टेम्परेचर का मान बढ़ाएं या एनर्जी का मान बढ़ाएं, तो अभिक्रिया के अंदर जो अभिकारक मॉलिक्यूल हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है तो अभिक्रिया में टकरों की संख्या बढ़ जाएगी, और टकरों की संख्या बढ़ जाएगी तो उसमें एक्टिव मॉलिक्यूल्स बढ़ जाएंगे और रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। ये था स्टूडेंट्स आपके दो कारक, ऊर्जा कारक और अभिविन्यास कारक। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे संक्रमण अवस्था एवं मध्यवर्ती। हेडिंग डालें संक्रमण अवस्था एवं मध्यवर्ती, यहां लिखेंगे संक्रमण अवस्था एवं मध्यवर्ती, संक्रमण अवस्था एवं मध्यवर्ती। संक्रमण अवस्था स्टूडेंट कौन सी अवस्था? संक्रमण अवस्था एक ऐसी अवस्था होती है जिसके अंदर न तो बॉन्ड पूर्ण रूप से टूटा होता है, न बॉन्ड पूर्ण रूप से बना होता है, बल्कि बनने की कोशिश कर रहा है और टूटने की कोशिश कर रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? संक्रमण अवस्था। और मध्यवर्ती क्या होता है? मध्यवर्ती में हमें या तो कार्बोकेटाइन बनता है या कार्बो एनाइन बनता है। तो सबसे पहले अपन एक रिएक्शन देखते हैं। सपोज दैट ए नॉर्मल रिएक्शन A प्लस बी कन्वर्ट बाई P, ये नॉर्मल रिएक्शन है। इनमें आप दोनों कंडीशन देखेंगे, भाई संक्रमण अवस्था क्या है और मध्यवर्ती क्या है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि A B प्लस C और कन्वर्ट बाई P, ये लिख दिया। तो देखो इसकी मैकेनिज्म क्या कहती है, यहां लिखेंगे मैकेनिज्म, क्रियाविधि। तो क्रियाविधि में सबसे पहले A B प्लस C, तो यहां बनेगा आपका ट्रांजिशन स्टेट। उसमें क्या बनेगा भाई? B
और C। ठीक है भाई। फिर उसके बाद क्या बनेगा, इसको बोलेंगे TS फर्स्ट। क्या बोलेंगे, TS फर्स्ट, ट्रांजिशन फर्स्ट। फिर आपके पास प्लस B माइनस, इसको बोलेंगे मध्यवर्ती। क्या बोलेंगे, मध्यवर्ती। और मध्यवर्ती किस में जाएगा, A C B। TS सेकंड, और TS सेकंड किस में जाएगा, P में। समझ पा रहे हो स्टूडेंट्स। पहले तो क्या बनेगा, ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट, फिर उसके बाद में मध्यवर्ती, और मध्यवर्ती के बाद उत्पाद। देखना आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, कोई ग्राफ है मान लीजिए अपने पास, यहां से शुरू करें अपन। यहां लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी, कौन सी एनर्जी लिखें, पोटेंशियल एनर्जी। और यहां लिखे रिएक्शन कोऑर्डिनेट, रिएक्शन कोऑर्डिनेट ये लिखिए। अब रिएक्शन कोऑर्डिनेट, इसमें अपन ग्राफ बनाएं, तो ग्राफ ऐसे ग्राफ बनेंगे स्टूडेंट्स, M टाइप की ग्राफ बनेगी। यहां तो क्या है, AB प्लस C, ये बनेगा TS फर्स्ट, ये बनेगा TS सेकंड, यहां बनेगा मध्यवर्ती, और मध्यवर्ती किस में चेंज होगा, उत्पाद में। ये आपकी रिएक्शन है। AB प्लस C TS फर्स्ट बनेगा, और TS फर्स्ट को क्या बोलेंगे आगे, मध्यवर्ती में जाएगा, और मध्यवर्ती किस में चेंज होगा, उत्पाद में, TS सेकंड में, और फिर क्या बनेगा, उत्पाद। तो मध्यवर्ती वो अवस्था होती है जिसको अपन गलत के द्वारा दर्शाया जाता है, और संक्रमण अवस्था वो अवस्था होती है जिसमें अपन एक सरंग के द्वारा दर्शाया जाता है। किसके द्वारा दर्शाया जाता है, सरंग। जैसे ये सरंग है और ये क्या है, गलत। गलत के द्वारा जो दर्शाएंगे उसे मध्यवर्ती बोलेंगे, और सरंग के द्वारा दर्शाएंगे उसे क्या बोलेंगे, संक्रमण अवस्था या ट्रांजिशन स्टेट। कोई दिक्कत स्टूडेंट्स। अब देखो, आपको याद होगी एक रिएक्शन बताई थी मैंने कभी, SN1 SN2, SN1 SN2 अभिक्रिया। इसी के अंदर आपको मैं मध्यवर्ती और ट्रांजिशन स्टेट बता रहा हूं। एक तो होती है SN1 और एक होती है SN2। SN1 को बोलेंगे यूनिमोलिकुलर, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और SN2 को क्या बोलेंगे, बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और SN2 को बोलेंगे बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखना भी, सपोज दैट एक एग्जांपल है SN1, और SN1 का मतलब होता है वेग प्रोपोर्शनल टू Rx की पावर 1 और न्यूक्लियोफाइल की पावर 0। तो इसकी कोटि जो होगी, कोटि की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, इसलिए इसको बोलते हैं SN1। कोटि की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, इसलिए इसका नाम क्या लिया, SN1 अभिक्रिया। अब स्टूडेंट आपको ये ध्यान होगा कि SN1 अभिक्रिया में मध्यवर्ती बनता है। क्या बनता है, मध्यवर्ती। एक नॉर्मल रिएक्शन बताता हूं आपको, सिंपल सी, जैसे CH3 और यहां लिखेंगे जलीय केवच। क्या लिखेंगे, जलीय केवच। तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 और यहां लिखेंगे OH प्लस KX। ये एक रिएक्शन है, तृतीयक ब्यूटिल हैलाइड से तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल का फॉर्मेशन। तो इसकी मैकेनिज्म देखें स्टूडेंट, मैकेनिज्म क्या होती है। पहले देखेंगे स्टेप फर्स्ट में देखो क्या होता है, CH3
CH3X और यहां लिखेंगे सलो, क्या लिखेंगे सलो, और RDS रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, क्या बोलेंगे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो यहां से कार्बन और X में बॉन्ड टूटेगा, X पे नेगेटिव आएगा, कार्बन पे पॉजिटिव, तो आप लोग इसको क्या लिखेंगे CH3 पॉजिटिव प्लस X नेगेटिव। अब इस पॉजिटिव को अपन क्या बोलते हैं मध्यवर्ती बोलते हैं, पॉजिटिव क्या बोलेंगे मध्यवर्ती। पॉजिटिव और नेगेटिव स्पीशीज जहां भी बनते हैं उसे क्या बोलते हैं मध्यवर्ती। अब पहला स्टेप हो गया। अब देखो सेकंड स्टेप देखेंगे अपन, यहां से अपन सेकंड स्टेप लिखने जा रहा हूं मैं, यहां लिख रहा हूं सेकंड स्टेप। स्टेप सेकंड में अपन क्या करना है, देखो जो कार्बोकेटाइन बना है, ये कार्बोकेटाइन बना है, इस कार्बोकेटाइन की रिएक्शन अपने पास OH नेगेटिव उसके साथ करवानी न्यूक्लियोफाइल के साथ। तो यहां लिखेंगे फास्ट क्यों लिखेंगे, क्योंकि आयनिक रिएक्शन है। तो अपने पास CH3OH एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, एल्कोहल का। ये थी आपकी SN1 अभिक्रिया जिसमें मध्यवर्ती बनता है, क्या बनता है मध्यवर्ती। अब इसी में मैं SN2 रिएक्शन की बात करूंगा। देखो SN2 रिएक्शन यहां लिख रहा हूं मैं, SN2 अभिक्रिया, देखना SN2 अभिक्रिया। इसमें देखो अभिक्रिया जो वेग होता है ना, वेग समानुपाती Rx की पावर 1 और न्यूक्लियोफाइल की पावर 1। तो कोटि क्या हो जाएगी, कोटि बराबर 2 हो जाएगी, ऑर्डर क्या हो जाएगी 2। इस रिएक्शन में मध्यवर्ती नहीं बनता बल्कि ट्रांजिशन स्टेट बनती है, संक्रमण अवस्था। देखना भाई H यहां लिखेंगे X और यहां लिखेंगे जलीय KOH और आपका प्रोडक्ट OHCHH बनेगा, ठीक है। अब इसकी मैकेनिज्म देखो, मैकेनिज्म में देखो स्टूडेंट्स क्या होता है। मैकेनिज्म अपने पास सबसे पहले OH जो नेगेटिव है वो इसके पीछे से अटैक करेगा। कहां से अटैक करेगा, पीछे से अटैक करेगा, क्योंकि आगे इसमें X इसको अटैक करने नहीं देता, इसलिए पीछे से अटैक करेगा। और अटैक करते ही क्या बनेगा, ट्रांजिशन स्टेट। क्या बनेगा, ट्रांजिशन स्टेट। ये बन गई ट्रांजिशन स्टेट, इसको बोलेंगे ट्रांजिशन स्टेट TS। और TS किस में जाएगा, HOCH3। साथ में क्या बच गया, X नेगेटिव प्लस K पॉजिटिव कन्वर्ट बाय KX। तो आपको ये ध्यान रखना है कि SN1 अभिक्रिया में मध्यवर्ती बनता है जबकि SN2 अभिक्रिया में ट्रांजिशन स्टेट बनती है। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत। ये थी आपकी संक्रमण अवस्था मध्यवर्ती में अंतर। ओके स्टूडेंट्स, बाकी अपन नेक्स्ट पेज में पढ़ेंगे।